हम जो है तसल्ली से अपनी क्लास करते हैं। जी बच्चों, सो राइट, लेट्स गो फॉर द न्यू पेपर। मैंने लास्ट क्लास में स्पेसिमेन पेपर 23 जो हमारा लेटेस्ट अवेलेबल है, मार्च 23 अवेलेबल नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन स्पेसिमेन पेपर 23 मैंने करवा दिया था। उसकी वीडियो समहाउ यूट्यूब पे लग नहीं रही, यूट्यूब आ नहीं रहा मेरे इस पे लैपटॉप पे। वो इंशाल्लाह मैं कल तक लगा दूंगा। और अभी जो है मैं आप लोगों को मार्च 22 यानी 22 को मैंने स्टार्ट कर दी। टीटीसीएल नहीं होगा, वो चार्ज नहीं होगा फिर। राइट जी, दिस इज द पेपर मार्च 22 पेपर 1। तसल्ली से मैं बच्चों से पूछता जाऊंगा नाम ले लेके, और फिर उसके बाद हम करेंगे इसको। अब पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। PPC shows the combination of outputs an economy can produce using all available resources. At which points on the diagram are all available resources used? तो देखो PPC पे, दिस क्वेश्चन इज फॉर अब्दुल वहीद। बेटे, कौन से वाला ऑप्शन ठीक है? सारे रिसोर्सेज कौन से पॉइंट्स पे यूज हो रहे हैं? ए बिल्कुल ठीक है। ऑल पॉइंट्स ऑन पीपीसी शो फुल एम्प्लॉयमेंट, सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। डब्ल्यू और एक्स है। अब कोई बच्चा मुझे बता दे, लेट्स से मनहा, वाई पॉइंट क्या शो कर रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट। और जी क्या शो कर रहा है? नो 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 नो। जी पॉइंट क्या शो कर रहा है? यस, दिस इज अनअटेनेबल विद करंट रिसोर्सेज। मनहा, पीपीसी आपकी लिमिट है, उसके बाहर आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक शिफ्ट ना हो। समझ आ रहा है? तो जी फिलहाल स्कार्सिटी शो कर रहा है एंड इट्स शोइंग अनअटेनेबल पॉइंट। ओके, या अब माइक्स बंद कर दीजिएगा। नेक्स्ट बच्चा, कुरुतुलैन, व्हाट इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एक्शन बेस्ड ऑन? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किस चीज पे बेस्ड होती है? जरा आंसर देखिए, तसल्ली से ऑप्शन चूज करें। अगर इतना टाइम, बताएं बताएं। सी इज करेक्ट, ओपिनियन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्शन बेस्ड होता है फैक्ट पे, और नॉर्मेटिव होते हैं ओपिनियन पे। सो वी हैव टू चूज सी। वेल डन। नंबर 3, सयाब, अच्छा, फंक्शंस ऑफ मनी, ये तो आपके कोर्स से निकल गया है, वैसे एहतियातन करवा देता हूँ। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब होता है दोनों साइड्स वो चीज़ चाह रही हो जिसको एक्सचेंज करना चाह रही है। मतलब एक के पास एप्पल्स हैं, एक के पास ऑरेंजेस, तो एप्पल्स वाले को ऑरेंजेस चाहिए हो, ऑरेंजेस वाले को एप्पल चाहिए हो, तो तब होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो मनी का ये फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हर कोई अपनी गुड या सर्विस के बदले में मनी को एक्सेप्ट करने को तैयार है। ये A2 वालों को समझ आ गया होगा, तो ये A1 से निकल गया, मैंने कहा एहतियातन समझा दो। जी, नंबर 4 इज अ गुड क्वेश्चन। कल भी हमने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन किया था। इसको करेंगी ऐना शबीर। तसल्ली से देखो ऐना, वेट करो बेटे, उसको करने दो। ओके जी ऐना बेटे, देखिएगा। लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वीट प्रोड्यूस करने की कौन से पीपीसी में है? ए बी सी डी में से। बी एज इन बॉल, बिल्कुल सही है। अब मुझे कोई बच्चा कैलकुलेट करना समझा सकता है? फॉर पीपीसी ए, एक वीट बनाते हो तो कितने राइस छोड़ रहे हो? हाँ, तो 40/1 गिवन अप ओवर मेड 40 आंसर आएगा। बी में
चार राइस बनाते हो 40, चार वीट बनाते हो 40 राइस छोड़ते हो, कितना पर वीट आपने राइस टन छोड़े? गिवन अप डिवाइडेड बाय गेन्ड, यस 10 40 ओवर 4। तीसरे में 80 गिव अप कर रहे हो 6 वीट बनाने के लिए, तो 80 ओवर 6 को 13.33। और आखिरी में 120 गिव अप कर रहे हो राइस फॉर 6 वीट, 120 ओवर 6 20। सबको क्लियर क्लियर हो गया? बी वाज द लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसी बच्चे को समझ ना आया हो? ओके जी। नंबर 5, एक सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप कर रहा है, वो कह रहा है जी what explains why the supply curve for chicken slopes upwards? दो रीजंस हैं बेटे, मैंने एक क्लास में अपने नोट्स में भी लिखा हुआ है। नंबर वन, प्रॉफिट मोटिव, कि प्राइस बढ़ती है तो फर्म्स को प्रॉफिट आता है, ज़्यादा सप्लाई करते हैं। नंबर टू, कॉस्ट कवरेज हो रही होती है उनकी, कॉस्ट कवरेज मोटिव। तो इन दोनों में से कोई मोटिव ढूंढे। लेट्स सी जायान, अगर बी या डी चूज करो तो बोलना बॉल डेविड, ताकि मुझे क्लियर हो। डी एज इन डेविड, बिल्कुल सही है। एडिशनल चिकन बनाने की कॉस्ट बढ़ती है, इसलिए सप्लाई का ऊपर जा रहा है कॉस्ट कवरेज मोटिव की वजह से। सबको समझ आ गया? जी, पहला कौन सी? बी, फार्मर्स प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से पूरा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता। ठीक है। कॉस्ट ऑफ एडिशनल चिकन प्रोडक्शन राइजेस इज आउटपुट इंक्रीजेस। क्वांटिटी का सप्लाई कर्व से रिलेशनशिप हो गया कि जितने चिकन ज्यादा खरीदोगे प्रोड्यूस करने के लिए, उसका मीट, उतनी ज्यादा सप्लाई ऊपर जाएगी, यानी कॉस्ट कवरेज मोटिव। या नो वेलकम। नंबर 6, let's give it to Faizan. Faizan, diagram shows demand and supply curve for car in India. Initial equilibrium X है, वहाँ उंगली रख लो. What will be the new equilibrium if there is a subsidy given to car manufacturers? पहले सोचो सब्सिडी से कौन सा कर्व किधर जाएगा. फिर there is also increase in price of train and bus journeys in India. अब सोचो ट्रेन और बस जर्नीज का कार से क्या रिलेशनशिप है? वो महंगी हो गई है. तसल्ली से मेरा बेटा देखो. बी एज इन बॉल या डी एज इन डेविड? वेरी गुड. बताओ क्यों? सप्लाई कर्व किस तरफ? एस वन से S3 पे आ जाएगा. और जब ट्रेन और बसेस महंगी हुई तो कार्स की डिमांड, सब्स्टिट्यूट का पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक महंगा हो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड फॉर कार जर्नीज बढ़ जाएगी. हम बी पॉइंट पे आ जाएंगे. समझ आ गया सबको या कोई कंफ्यूजन? ओके, वेरी गुड सो फार. लेट्स गिव दिस टू Durva. Demand curves are drawn ceteris paribus. Which other things are not required to remain the same when an individual's demand curve for ice cream is constructed? क्या चीज हम अलाउ करते हैं मूव करने की? डी और बी, कौन सा कह रहे हो? डी फॉर डॉग. प्राइस ऑफ आइसक्रीम. एवरीबॉडी एग्रीज जी? सिट्रस पैरिबस में हम इनकम को भी, ए ऑप्शन रिजेक्ट, उसको भी कांस्टेंट कर रहे होते हैं. कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस को भी कांस्टेंट कर रहे होते हैं. फ्रेश फ्रूट जो कॉम्प्लीमेंट है आइसक्रीम का, उसकी प्राइस को भी कांस्टेंट कर रहे होते हैं. सिर्फ प्राइस ऑफ आइसक्रीम हिलने देते हैं, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन अलाउ करते हैं. तो सिट्रस पैरिबस का फैक्टर प्राइस नहीं है.
समझ आ गया सबको? प्राइस के अलावा सब फैक्टर्स हम कांस्टेंट करते हैं। ओके जी, नंबर 8, let's give this to Muzaffar. Um, what is the measure of cross elasticity of demand for good X in terms of good Y? सारी statements पढ़ लेना मुजफ्फर एक बार, ये ऐसे क्वेश्चन है, मैं वर्डिंग जरा की होती है उन्होंने। पूरा फॉर्मूला मैच होना चाहिए। मैंने कहा था पूरी स्टेटमेंट पढ़ो, सही फॉर्मूला फॉलो करो। C, percentage change in quantity demanded for good X divided by percentage change in price for Y। सब बच्चों को समझ आ गया या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? सिंपल फॉर्मूला उससे लिखा हुआ है। अच्छा, कोई और बच्चा आ रहा है? ओहो, ये मैंने क्या कर दिया जी। लेट मी गेट दिस किड इन, मियां अब्दुल्ला। राइट जी, अब हम जाते हैं नजफ के पास। Najib Mehdi, when will the price mechanism be least likely to reallocate resources to meet a change in consumer preferences? Price mechanism कब काम नहीं करेगा? डिमांड सप्लाई कब रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं करेंगे? तसल्ली से पूरी ऑप्शंस देख लेना। कहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म नहीं चलेगा? ऑप्शन बोल दो। बी एज इन बॉल बिल्कुल ठीक है। पब्लिक गुड्स की प्राइस चार्ज नहीं की जा सकती नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी नॉन राइवलरी की वजह से। बाकियों को करते हैं रिजेक्ट। जब गवर्नमेंट सारे प्राइस कंट्रोल्स हटा दे, मतलब है ना कोई मैक्सिमम प्राइस ना कोई मिनिमम प्राइस, अब तो प्राइस मैकेनिज्म चलेगा। प्राइस कंट्रोल्स हट गए। सी, व्हेन सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लिमिटेड, उससे क्या होगा? सप्लाई को लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई इनइलास्टिक हो जाएगी, लेकिन प्राइस मैकेनिज्म तो फिर भी डिमांड सप्लाई के थ्रू इक्विलिब्रियम होएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमीर से गरीब के पास आ गई या गरीब से अमीर के पास चली गई, तब भी डिमांड सप्लाई तो चलते रहेंगे ना। सिर्फ पब्लिक गुड्स के केस में प्राइस मैकेनिज्म नहीं चलता। सो फार यू गाइस हैव गॉट ऑलमोस्ट ऑल राइट। मुजफ्फर मेड अ सिली मिस्टेक, रेस्ट ऑफ यू हैव डन सो फार वेरी वेल। कोई क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे? लीस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली। पब्लिक गुड्स में बेटे डिमांड सप्लाई नहीं चलती ना, फिर एड प्रॉब्लम है। प्राइस चार्ज नहीं की जाती, डिमांड सप्लाई के थ्रू प्रोवाइड नहीं होती, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जरूर गॉट इट कि नहीं? ओके, नंबर 10। मैं एक बच्चे को एंटर कर लूँ और उसके बाद हम आगे चलते हैं। राइट जी, अब देखिएगा नंबर 10 को करेंगे। लेट्स से किसी बच्चे को मैंने ना पूछा अभी तक, शहरियार है क्लास में आज? एनी बच्चा जिससे मैंने नहीं पूछा खुद ही वॉलंटियर कर दो। कौन है आप? से आप चलें, बिल्कुल सही है। हाँ, पी एस ग्रेटर देन 1 है, 1.5, इसका क्या मतलब हुआ? 1% प्राइस में चेंज, 1.5% सप्लाई में चेंज, इलास्टिक सप्लाई। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अवेलेबल स्टॉक्स है। जब भी प्राइस बढ़ेगी रिलीज कर देंगे स्टॉक्स को। बाकी सारे अभी रिजेक्ट करते हैं। बाकियों में देखें, उप्स, या बाकी सब में आराम से रिजेक्ट होता है।
फर्म हैज़ नो एक्सेस कैपेसिटी, अगर स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, प्राइस बढ़ भी जाए वो सप्लाई नहीं बढ़ा सकेंगे, सारी मशीनें सब कुछ यूज़ हो रहा है। फर्म ऑपरेट्स इन अ कम्पिटिटिव मार्केट, इस केस में सप्लाई इलास्टिक हो सकती है, लेकिन कंपेटिटिव मार्केट का मतलब है छोटी छोटी फर्म्स हैं तो उनके लिए मुश्किल होगा सप्लाई बढ़ाना। फर्म रेजेस इट्स प्राइस बाय 10%, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय 15। सप्लाई का रेवेन्यू से इतना ताल्लुक नहीं है, वो पीईडी का होता है, ठीक है ना। और 10% प्राइस वो बढ़ाएं तो रेवेन्यू 15% गिरेगा अगर ये पीईडी होती। सो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेल डन से आप खुद ही ना बताइएगा, जिससे मैंने नहीं पूछा वो बताएं। मियाँ अब्दुल्ला, आप क्लास में थे, आपको वॉलंटियर करना चाहिए था। A rise in price of a good is accompanied by increase in the quantity demanded. What would explain this? तसल्ली से मियाँ अब्दुल्ला पहले सोचो कि क्या सिचुएशन है कि प्राइस भी बढ़ रही है और क्वांटिटी डिमांडेड भी। कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा तो ऐसा होगा, फिर आपको सही ऑप्शन आसानी से मिल जाएगी। इट्स अ गुड क्वेश्चन। सॉरी अब्दुल्ला, मैं एक बच्चे को एंटर कर लूँ। जी बेटे। नंबर 11, प्राइस भी बढ़ी है और डिमांड भी, क्वांटिटी डिमांडेड भी, तो ये क्या चक्कर है, कौन सी ऑप्शन सही? ऊंचा बोले। अब्दुल्ला, आपने कोई ऑप्शन बताई है? उसको समझ नहीं आ रहा, क्या लिख दिए बता दो। सी, बहुत अच्छे, शाबाश। सी इज करेक्ट। किसी बच्चे को इसमें मसला आ रहा हो मैं समझा दूं। देखो पहली, हाँ जी हाँ जी बेटे। जी बेटे बोले। हम ना। देखो, प्राइस भी बढ़ रही है और डिमांड भी, ये सिर्फ दो टाइप की गुड्स होती है। एक होती है गिफिन गुड्स, जो A2 में आप पढ़ोगे, ये वैसे इनको देना नहीं चाहिए था लेकिन वेबलैंड गुड है। ये वो गुड्स हैं सी वाली जिनमें क्वालिटी को प्राइस से लिंक किया जाता है। जैसे आपकी V8 टोयोटा लैंड क्रूजर, जितनी महंगी होती जा रही है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग उसको स्टेटस सिंबल समझते हैं। आईफोन लेटेस्ट वाला स्टेटस सिंबल है, महंगा भी हो रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है। कुछ फॉलो कर रहे हो? तो ऐसी चीजें जिनकी प्राइस को क्वालिटी के साथ रिलेट किया जाता है कि भाई इंडिकेशन ऑफ हाई क्वालिटी है, स्टेटस सिंबल है, वेबलैंड गुड्स, उनकी डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ने से आम गुड्स की कम होती है। समझ आ गया बेटे? कौन सा क्यों नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अगर कंज्यूमर स्पेंड हाई प्रोपोर्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, इसका मतलब है लग्जरी गुड, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी में बढ़ जाएगी। वो तो डिपेंड करता है, पुअर कंज्यूमर है उस पर स्पेंड करेगा, अमीर है उस पर कम करेगा। लेकिन आम तौर पे डिस्पोजेबल इनकम का ज़्यादा हिस्सा हमारे कंट्रीज में नेसेसिटीज़ पे, वेस्ट में लग्जरीज पे लगता है। वो इनकम इलास्टिसिटी चेंज करते हैं, उससे प्राइस बढ़ने से डिमांड नहीं बढ़ रही। इवन जो आपकी स्टेपल फूड्स हैं, गिफिन गुड्स वगैरह, उसके केस में ये बात कर सकते हो। लेकिन इस केस में क्वेश्चनेबल है कि क्या गिफिन गुड्स पे हर कोई ज़्यादा स्पेंड करता है? नहीं, अमीर कम करते हैं, वो उनकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। सॉरी बोले, कम अगेन। आपका आवाज़ मुझे नहीं आई थी। अब पता नहीं क्या कह रहे थे बच्चे, मुझे आवाज़ तो आई नहीं। Substitutes goods are all very much more expensive. Yes, this is a possibility कि भाई सब्सिट्यूट गुड है, वो महंगी है, तो हमारी डिमांड बढ़ सकती है, सेकंड बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगेन इन्होंने ये A1 का क्वेश्चन नहीं दिया, दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन।
ये वेबलैंड गुड्स का A2 में एक ज़माने में पढ़ाई जाती थी। तो इट्स इन अ वे इट्स नॉट द राइट क्वेश्चन, आई बी ऑनेस्ट। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया? ये मैं थोड़ा सा और बताऊं? जी बच्चों, यू नीड मोर reiteration ऑफ दिस? आवाज नहीं आई? इट्स क्लियर? ओके ओके। नंबर 12, लेट्स गिव इट टू शारू जो अभी क्लास में आए। What causes the demand curve for an inferior good to shift to right? आसान तरीन क्वेश्चन है। हम inferior good की डिमांड कब बढ़ती है? सिंपल। शारू बताइएगा आराम से। आवाज नहीं आई? गलत। ए आंसर है। कंज्यूमर इनकम बढ़े, इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, हम कम खरीदेंगे इंफीरियर को। इनकम टैक्स कम होना मीन्स इनकम बढ़ रही है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स कम होने से डिमांड का राइट पे शिफ्ट होता है ना। कंज्यूमर इनकम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओ शिफ्ट टू राइट, वेट वेट वेट। हाँ तो बेटे वही होगा, बेटे वही होगा। हाँ तो यही है, यही है। हाँ बिल्कुल, पहले वाला बिल्कुल ठीक है। डिक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम मीन्स ए। सबको समझ आ गया? मैं एक्सप्लेन कर दूं? ओके, मैं एक बार बाकियों को जरा एक बार बोल देता हूँ। डिक्रीज इन इनकम टैक्स विल मीन इनकम्स इंक्रीज। इंफीरियर गुड्स का डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, हम कम खरीदते हैं जब इनकम बढ़ती है। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट सस्ता हुआ तो आपकी गुड की डिमांड भी कम होती है, ठीक है, लेकिन उसमें इंफीरियर और नॉर्मल क्लियर नहीं होते। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड ऑन द कर्व मूवमेंट करती है। समझ आ गया? सो इंक्रीज इन डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम वाज द करेक्ट वन। ऑलराइट जी, ये देखिएगा नंबर 13। दिस आई गिव टू हमना को दे देते हैं। डायग्राम शोज द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन मार्केट फॉर गुड एक्स ऑन द मार्केट फॉर गुड वाई। लेफ्ट वाला ग्राफ गुड एक्स का है, सप्लाई बढ़ी, सोचें प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, और वाई की डिमांड बढ़ रही है उसके रिजल्ट में। कौन सी गुड्स है ये? चाय दे दो, चाय। हमने आपकी आवाज नहीं आई, इधर कोई चूज नहीं किया ऑप्शन? आपको आपको हमना आपको हमना अब गिवन। ओके, कोई और कर दें। फांसी अगर क्लास में आप कर दो। ए है सही ऑप्शन, सी किसने चूज किया था? लेट्स एक्सप्लेन इट, और अपने माइक्स बंद कर दो, मैं सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने सही बोला, आपने सही बोला। माइक्स बंद कर दें। हो क्या रहा है, गुड एक्स की सप्लाई बढ़ी, इक्विलिब्रियम बनाओ, रेट उसका प्राइस नीचे आ जाएगी। एक गुड की प्राइस कम हो रही है और दूसरे का डिमांड का राइट पे शिफ्ट हो रहा है, साफ साफ कॉम्प्लीमेंट्स का नेगेटिव रिलेशनशिप। एक कॉम्प्लीमेंट, गाड़ियां सस्ती हुई, पेट्रोल का डिमांड का राइट पे शिफ्ट हुआ। डीमेरिट गुड्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, डीमेरिट गुड्स का सिर्फ इनइलास्टिक डिमांड होती है, उसका कोई इसमें सवाल नहीं है। एक्स एंड वाई आर इन जॉइंट सप्लाई, जॉइंट सप्लाई मींस अगर फर्ज किया एक की डिमांड बढ़े, जैसे मीट की डिमांड बढ़ती है तो लेदर जो खाल होती है जानवर की, उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम उसको लगाएं इस तरह कि जी मीट की सप्लाई बढ़ी है, ठीक है, उसकी प्राइस कम हुई है, तो लेदर की डिमांड बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट्स में एक की प्राइस गिरे दूसरे की डिमांड गिर जाती है, तो इट्स ओनली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच फिट दिस डिस्क्रिप्शन। समझ आ गया सबको, या थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं?
आपको तो आ गया था, एनीवन एल्स? All right, let's move to number 14. Let's give this to वापस जाना पड़ेगा बच्चों पे. Let's say Zayan, to improve its financial position, a government decided to reduce expenditure on investment in public sector. There was not a fall in economic growth. Government ने expenditure कम की, investment expenditure कम की है, लेकिन economic growth नहीं गिरी. What was the most likely effect of government's action? अब ये नहीं कह रहा क्यों, वो कहता है what was the most likely effect of government's action, जो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम की है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं गिरी. यस आयन. हाँ. ए, मार्क्स स्कीम तो नहीं खोल के बैठे हो, इतनी जल्दी कैसे वर्कआउट कर दिया आपने? नहीं नहीं, नो नीड टू. ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है. लेट्स जस्ट गो थ्रू ऑल द फोर ऑप्शंस. गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट पे कम किया है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं कम हुई? पहले बजट डेफिसिट था, वो जरा कम हुआ है. अभी भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग ओवरऑल टैक्सेस से कम है, तो ग्रोथ ही आएगी, कम नहीं होगी. बी रिजेक्ट होता है. ओरिजिनल बजट सरप्लस वाज रिड्यूस. सरप्लस मींस टैक्स ज्यादा ले रहे हैं, स्पेंडिंग कम कर रहे हैं. इस केस में उन्होंने फर्दर स्पेंडिंग कम की, तो सरप्लस बढ़ना चाहिए था. कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन डिक्रीज्ड, उसमें तो इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली गिरती. पब्लिक सेक्टर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज्ड, इसमें भी इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली गिरती. सिर्फ ए ऑप्शन है कि बजट डेफिसिट अभी भी है, रिड्यूस हुआ है सिर्फ. इसका मतलब है अभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग टैक्सेस से ज्यादा है. किसी बच्चे को ये समझ ना आया हो. Very good. Let's go for the next question. 15. Kuratulan, what are the effects of government imposing a maximum price below equilibrium price? पहले देखो सही जगह लगी हुई है. अगर सही जगह लगी है तो फिर सारी ऑप्शंस देख के माइंड में ग्राफ बना लें और मुझे बताएं. बिलो इक्विलिब्रियम मैक्सिमम प्राइस सही जगह लगी है, नंबर वन. फिर इसके रिजल्ट में क्या होता है? नहीं, लेट अस थिंक. कुरत, आर यू देयर? आर यू वर्किंग ऑन इट? मे बी शी इज लेफ्ट द मीटिंग. आप दे दो. बिल्कुल. यस. बहुत अच्छे. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. डिमांड बढ़ेगी क्योंकि प्राइस कम हुई है, कि एक्सटेंशन आएगी, सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन आएगी, वो फॉल होगी. ग्राफ बना के दिखाऊं या सबको मैक्सिमम प्राइस का सही ग्राफ याद है? आपको तो है ऑफ कोर्स. एनीवन एल्स? Okay, let's move on. Number 16, Faizan Ilahi. The National Library Board of Singapore is a public sector organization that finances and manages the state libraries. Government owned libraries को वो manage करते हैं, finance करते हैं. What is the most likely reason for this? Libraries को government क्यों finance करती है? बहुत आसान question है. मेरिट गुड्स हैं. लाइब्रेरीज एजुकेशन का हिस्सा है. एजुकेशन इज अ मेरिट गुड. इसकी बेनिफिट को अंडर एस्टिमेट करती है आवाम, तो गवर्नमेंट इसको अपनी तरफ से सब्सिडाइज प्राइसेस पे प्रोवाइड करती है. वेरी गुड, शाबाश फैजान. नंबर 17. Let's give this to Manha. Three types of tax are listed. मना देखिए, सेल्स टैक्स फ्यूल पे लगा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स है. स्पेसिफिक टैक्स ऑफ 10% ऑन सिगरेट्स, ये भी गुड्स पे है, इनडायरेक्ट है. परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स ऑन इंडिविजुअल अर्निंग्स increases as taxable income increases. Which combination describes the effect of each of these type of tax? Progressive, regressive. कौन सा? वेरी गुड, डीन एंड डेविड. देखो, इनडायरेक्ट टैक्स जो भी हो, रिग्रेसिव इफेक्ट. स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्स सिगरेट्स पे लगा, गरीबों पे ज्यादा बोझ, अमीरों पे कम, रिग्रेसिव. इनकम टैक्स इनकम के साथ साथ बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव. सो ऑप्शन डी. सबको क्लियर है? शाबाश, वेल डन. एनी क्वेश्चन जी किसी को?
ऑलराइट, नजफ इसको देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि पूरी स्क्रीन नजर आए। यस, अब तसल्ली से इसको देखें, साफ हो जाएगा अभी ऊपर वाला पोर्शन। वो क्या कह रहे हैं जी कि द बस फेयर इन रूरल एरिया इज $5 पर जर्नी। $5 पे इक्विलिब्रियम अपना बना लो, जाके देखो कौन सा सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को कहाँ कट कर रहा है। Government decides to improve local transport by giving bus firms a subsidy of $2। सब्सिडी से सोचो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट होगा। ठीक है, $2 की सब्सिडी है, वर्टिकल डिस्टेंस देखो, $2 पूरे करो, नई क्वांटिटी और नई प्राइस बताएं, थोड़ा सा सोच समझ के। वेरी गुड नजफ, कैन यू एक्सप्लेन योर रैशनल अबाउट सी बीइंग करेक्ट? सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व इज अमाउंट ऑफ सब्सिडी। $2 पूरे हो गए 4 और 6 के बीच में, समझ रहे हो, नई क्वांटिटी 1050 पे आई, वर्टिकल डिस्टेंस दोनों के बीच में 4 और 6 थी, $2 की सब्सिडी, $1 प्राइस कम हुई, $1 प्रोड्यूसर को मिल गया, $1 प्रोड्यूसर कंज्यूमर को बेनिफिट मिल गया। सबको क्लियर है या मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखा दूं? जी बेटे जी, प्राइस 4 होगी बेटे, सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होता है, सब्सिडी होती है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व एट न्यू क्वांटिटी। 1050 की क्वांटिटी पे दोनों सप्लाई कर्व्स में वर्टिकल डिस्टेंस देखो 4 to 6, $2 सब्सिडी पूरी हुई, $1 ऊपर वाला गया प्रोड्यूसर को, $1 जो प्राइस कम हुई है कंज्यूमर का बेनिफिट। हमेशा ऐसे तो बनाते हैं। एवरीबडी क्लियर 100%? बेटे आप सिर्फ बताओ, $5 पे पहले था हमारा इक्विलिब्रियम, सब्सिडी के बाद सप्लाई कर्व किधर जाएगा? राइटवर्ड जाएगा ना। तो $4 पे नया इक्विलिब्रियम बन गया। सब्सिडी वर्टिकल डिस्टेंस देख लो, $2 की हो गई पूरी, $1 गया प्रोड्यूसर को, एक कंज्यूमर को प्राइस कम होने में। कौन? हाँ, यस दैट्स इट। लेट्स मूव ऑन। ये अच्छा क्वेश्चन है, आई गिव दिस टू Anna. Diagram shows the annual consumer price index for Japan over 10 years, over the years 1990 to 2010 inclusive, दोनों साल शामिल हैं। In which period did Japan experience both inflation at a rate of approximately 2% and deflation also at a rate of approximately 2.5%? इसको देखें जरा, किस पीरियड में इन्फ्लेशन भी को 2.5% के करीब थी और डिफ्लेशन भी 2.5% के करीब? डी, 2008 टू 2010। अब सब बच्चों को ये पता है कि जब तक ये ग्राफ नीचे, जीरो से नीचे नहीं आएगा, डिफ्लेशन नहीं है। तो 2.5% डिफ्लेशन सिर्फ 2010 के करीब हमें नजर आ रही है, और 2009 में, सॉरी, मेरे बेटा, अब ऊपर वाला हिस्सा इन्फ्लेशन शो कर रहा है, नीचे वाला डिफ्लेशन। नीचे, हाँ, लाइन का नीचे आने का मतलब है डिसइन्फ्लेशन, यानी महंगाई स्लो बढ़ रही है। जब तक जीरो से नीचे ना आए, डिफ्लेशन नहीं। समझ आ गया? मतलब ये 2009 में इन्फ्लेशन थी 2.5%, 10 में देखो जीरो से नीचे डिफ्लेशन थी 2.5%। समझ आ गया? ओके गुड। चल हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट करो। गवर्नमेंट रिमूव्स इट्स कोटा ऑन इंपोर्टेड लैपटॉप्स। इंपोर्टेड लैपटॉप्स पे पहले कोटा लगा हुआ था, लिमिट लगी हुई थी कि बस इतने आ सकते हैं, अब गवर्नमेंट ने हटा दिया, यानी प्रोटेक्शनिज्म कम कर दी। अब ज्यादा लैपटॉप्स बाहर से आएंगे। Assuming a normal demand curve and upward sloping supply curve for laptops, what are the likely effects on domestic laptop manufacturers? जब ज़्यादा सस्ते इंपोर्टेड लैपटॉप्स आना शुरू हो जाएंगे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की प्राइस पे और उनकी इनकम्स पे क्या असर पड़ेगा? टेक योर टाइम।
वैसे नॉट अ बैड अटेम्प्ट, लेकिन ऑप्शन इज ए। प्राइस भी कम होगी सप्लाई बढ़ने से, और क्योंकि सस्ते लैपटॉप बाहर से आ गए हैं तो इनकी डिमांड कुछ क्रॉस इलास्टिक डिमांड के मुताबिक गिरेगी, इनकम भी डिक्रीज हो जाएंगी। समझ आ गई? इनकम वाला सीन ये है। वैसे अनसर्टन मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपने चूज किया, अक्सर में अनसर्टन होता है। इस केस में नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई कर्व है। अब जब बाहर से सस्ते लैपटॉप्स आएंगे तो लोकल लैपटॉप्स की क्रॉस इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमारी डिमांड गिरेगी ना। सब्स्टिट्यूट्स बाहर से आ रहे हैं, होपफुली गुड क्वालिटी के, तो हमारे लैपटॉप्स की डिमांड गिरेगी और कंज्यूमर्स की प्रोड्यूसर्स की इनकम कम होगी। गॉट इट? लेकिन आपने अच्छी ऑप्शन चूज की थी, लॉजिकल थी। अच्छा जी, नंबर 21। ये कोई अच्छा बच्चा कैलकुलेट करेगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स ऑफ मॉरिशस फेल फ्रॉम 111.22 2018 से 106.1 इन सेकंड क्वार्टर। क्या वजह हुई होगी कि हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड गिरी हैं? लेट्स गिव इट टू, काफ़ी बच्चों से मैं बात कर चुका हूँ, मुझे जहन में अब नहीं आ रहा है। शाहूद, शाहूद आप ट्राई करें। टर्म्स ऑफ ट्रेड इज रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स कंपेयर टू इंपोर्ट्स। क्या होना चाहिए एक्सपोर्ट प्राइसेस को कि हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड गिरें? क्या होना चाहिए इंपोर्ट प्राइसेस को? इस तरह का कुछ क्वेश्चन उन्होंने बनाया है, लेकिन ज़रा ट्रिकी तरीके से। हसन असलम, एज यूजुअल आप 42 मिनट्स लेट हैं। देन यू कंप्लेन टू मी। जी मेरा बेटा। भी तो बिल्कुल नहीं है मेरा बेटा, इंपोर्ट सस्ती हुई तो हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छी हो जाएंगी। हाँ, बी भी हाँ बिल्कुल ठीक है, बी ठीक है। अच्छा देखो, अब बाकियों को रिजेक्ट करके इस पे पहुंचते हैं। ए वो कहते हैं एक्सपोर्ट प्राइसेस रोज, इंपोर्ट प्राइसेस फेल। इसमें टर्म्स ऑफ ट्रेड को क्या होना चाहिए? इम्प्रूव। इसमें तो गिर रही है, गलत होगी ऑप्शन। एक्सपोर्ट प्राइसेस रोज, इंपोर्ट प्राइसेस रोज, इसको जरा बात के लिए रख लेते हैं बी को। सी में वो कह रहा है एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट अनचेंज प्राइसेस, तो ऑब्वियसली सी रिजेक्ट होता है। डी में एक्सपोर्ट अनचेंज है, इंपोर्ट सस्ती होगी, इसमें भी टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुआ। B is the only one. B as in ball. Why? Because एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ रही हैं, इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन हमें उसने ये नहीं बताया कौन सी ज़्यादा। हो सकता है इंपोर्ट प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रही हो। दिस इज द ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन। बाकी सब में तो साफ साफ टर्म्स ऑफ ट्रेड गिर रही है, इंप्रूव हो रही है। इसमें गिरने का चांस है। सबको समझ आ गया ये नहीं? ओके ग्रेट, लेट्स मूव ऑन टू 22। ये नज़र तो आ ही रहा है। From initial position of equilibrium shown, there is an increase in government expenditure on goods and services, and simultaneously an increase in cost of production of goods and services. Full employment level को इग्नोर करें, वो सिर्फ ये कह रहा है कि भाई पहला फैक्टर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी है, सोचें उससे कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गुड्स की बढ़ी है, उससे कौन सा एग्रीगेट डिमांड या सप्लाई में से कौन सा शिफ्ट होगा और किधर होगा। उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम पे क्या असर पड़ेगा और प्राइस लेवल पे क्या असर पड़ेगा। इसको कर लें, लेट्स से मैं ऑलरेडी पूछ चुका। अब्दुल वहीद आप बता दें बेटे। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सोच समझ के कीजिएगा, दोनों शिफ्ट्स माइंड में करके बेशक बना लीजिएगा। अब्दुल वहीद सिंपली मेरी बात का जवाब दो। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा हो तो कौन सा कर्व शिफ्ट होता है, एडी या एएस? अब्दुल वहीद, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, एडी का तीसरा हिस्सा है सी प्लस आई प्लस जी। एडी शिफ्ट होगा, ये क्या कर रहे हो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एग्रीगेट सप्लाई का फैक्टर है। एग्रीगेट डिमांड राइट पे शिफ्ट हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई किधर जाएगा? लेफ्ट पे। जरा माइंड में ड्रॉ करके देखो।
एडी राइट पे, एएस लेफ्ट पे, प्राइस लेवल पे क्या असर पड़ेगा? अब्दुल वहीद, आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? मैं इसको करता हूँ बेटे, मुझे लगता है कि नहीं, इनकम वाली बात भी आप गलत कर रहे हैं। लेट्स सी, ये मैं यहाँ पे पेस्ट करके आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। हाँ, ये क्यों नहीं आ रहा? दोबारा ले लेते हैं। पेस्ट में दे नहीं रहा ऑप्शन, एक सेकेंड। यस, अनसर्टन। बना के दिखा दूं मैं आपको वैसे, ये ग्राफ यहाँ पे, ये सबको समझ आ गया? बना के देखा आपने, सबको समझ आ गया? ये मैं एक बार बनाऊं, मुझे बताएं। एडी राइट पे शिफ्ट करें, एएस लेफ्ट पे, रियल आउटपुट अनसर्टन होगी, नेशनल इनकम और प्राइस लेवल बढ़ जाएगा फॉर श्योर। डिमांड बढ़ी है, सप्लाई कम हुई, दोनों से प्राइस बढ़ती है, आउटपुट एक से बढ़ रही है, एक से कम हो रही है, तो वो अनसर्टन है। समझ आ गया मेरा बेटा? ओके। किसी ने पूछा कुछ? ओके। तलहा, देखिएगा, द डायग्राम शोज अ शिफ्ट इन इकोनॉमीज एडी कर्व फ्रॉम AD1 to AD2। व्हाट कुड नॉट बी अ कॉज ऑफ शिफ्ट? बाहर शिफ्ट हुआ है, वो कहते हैं कौन सी चीज इसका कॉज नहीं होगी? आसान क्वेश्चन है। बी इज करेक्ट, बी करेक्ट है। प्राइस से ऑन द कर्व मूवमेंट होती है, मनी वेजेस बढ़े, इनकम टैक्स बढ़े, कम हो, मनी सप्लाई बढ़े, ईच विल शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड आउटवर्ड। प्राइस ऑफ गुड्स चेंज होने से ऑन द कर्व डाउनवर्ड स्लोप आएगी। सबको क्लियर हो गया? KG number 24. Let's give this to Zurva Ishfaq. Uh, which item is not included in current account of balance of payment statement? Although आपने पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं पढ़ा, लेकिन तीन हिस्से आप रिजेक्ट करने के बेस पे निकाल सकते हो। करंट अकाउंट के चार हिस्से देखो, कौन सा इसमें गलत लिखा हुआ है? ऑप्शन ए, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, सब लिखते हैं हम। इंटरेस्ट क्या है जी? प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड्स इन एंड आउट, और सेकेंडरी इनकम ट्रांसफर्स, अनअर्न्ड इनकम्स इन एंड आउट। बैलेंसिंग आइटम जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट में आता है। वैसे आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसमें साफ साफ रिजेक्शन पे हो रहा था। अच्छा जी, अभी अच्छा क्वेश्चन है नंबर 25। ये मैं दे रहा हूँ नजफ को। प्राइसेस ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स राइज बाय 5% while prices of imports fall by 5%. कंफर्म क्या बात है? व्हाट विल डेफिनेटली इंप्रूव इन द कंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस? कंफर्म जो जिसको 100% फॉर्मूला से साबित कर सके। नजफ को करने दें प्लीज। नजफ, आर यू देयर? आई थिंक वो नहीं है, आप बता दें डी किसने बोला था? बिल्कुल ठीक है। टर्म्स ऑफ ट्रेड देखो, एक्सपोर्ट्स 5% महंगी हो गई, 100 से 105 पे चली गई एक्सपोर्ट इंडेक्स, नीचे इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स 100 से 95 पे आ जाएगी। जब कैलकुलेट करोगे तो 100 से ऊपर रिजल्ट आएगा। ये डेफिनेटली टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारी इंप्रूव हुई है। एक्सचेंज रेट, एक्सपोर्ट्स महंगी हैं, इंपोर्ट सस्ती हैं। अमूमन तो एक्सचेंज रेट इसमें ऊपर जाना चाहिए हमारा, नहीं सॉरी, नीचे जाना चाहिए, बिकॉज एक्सपोर्ट्स की डिमांड गिरेगी, इंपोर्ट्स की बढ़ेगी, करेंसी की डिमांड गिरेगी, सप्लाई बढ़ेगी। करंट अकाउंट बैलेंस, अगेन एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, खराब होने का चांस है डिपेंडिंग ऑन पीईडी। बैलेंस ऑफ ट्रेड भी उसी का हिस्सा है, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो सिर्फ टर्म्स ऑफ ट्रेड कंफर्म हमारी इंप्रूव होंगी। नंबर 26, इजी क्वेश्चन है।
इसको मैं दे रहा हूँ, लेट्स से अब्दुल अहद को। व्हाट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म अब्दुल अहद? इसमें कौन सी प्रोटेक्शन नहीं है? उफ, बहुत क्लियर प्रोटेक्शनिज्म है अब्दुल अहद। बी है, इंक्रीज इन सेल्स टैक्स। लोकल गुड्स पे लगा हुआ है, सेल्स टैक्स तो मुल्क के अंदर लगता है। एम्बार्गोज, टैरिफ्स, सब्सिडीज फॉर एक्सपोर्ट्स, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, सब प्रोटेक्शनिज्म है। सेल्स टैक्स लोकल गुड्स पे लगता है, अपने मुल्क में लगता है। अब समझ आइए अब्दुल अहद, उसमें साफ लिखा होता सब्सिडीज ऑन गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, आपको इसको नहीं पिक करना चाहिए था। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? अगेन ये वही कंपैरेटिव एडवांटेज क्वेश्चन है, इसका मैं सोच रहा हूँ एक अलग क्लास कर लूंगा आपको टोटल रिवाइज करवा के। 28 जी। हम ना कैसे, reducing the exchange rate helps to decrease a country's BOP deficit because it makes imports more expensive and exports cheaper. What does this statement describe? ये कौन सी पॉलिसी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वैसे अब ये निकल गई है, आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन कौन सी? डी, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। हम चाहते हैं फॉरेनर्स भी हमारी गुड्स खरीदें, लोकल लोग भी लोकल गुड खरीदें। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल। अलबत्ता अभी आपके कोर्स से नाम निकल गए, सो यू विल नॉट प्रोबेबली आस्क्ड दीज क्वेश्चंस। नंबर 29 क्विकली करते हैं जी। लेट्स गो बैक टू अब्दुल अहद। To redeem himself, an increase in which variable is a contractionary monetary policy? ये तुमने गलत की ना, मैं गर्दन पकड़ लूंगा तुम्हारी, तसल्ली से देखो, आराम से, उसको करने दें प्लीज। सी, द इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल सही है, सबको क्लियर होना चाहिए। बजट डेफिसिट फिस्कल पॉलिसी है, बजट सरप्लस फिस्कल पॉलिसी है। मनी सप्लाई, यस मॉनेटरी पॉलिसी है, लेकिन इंक्रीज में एक्सपेंशनरी बन जाती है, हमने कॉन्ट्रैक्शनरी ढूंढ ली थी। नंबर 30th, लेट्स गिव इट टू मनहा। What are the government monetary policies that would be most effective in a global recession? हम कैसी मॉनेटरी पॉलिसी लगाएं जब पूरी दुनिया रिसेशन में? जी मनहा, ऊंचा बोलिएगा। कीपिंग द इंटरेस्ट रेट वेरी लो एंड इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई, परफेक्ट। एक्सपेंशनरी पॉलिसी कोई करनी पड़ेगी ताकि इकोनॉमी रिसेशन से निकले। और मॉनेटरी था तो टैक्सेशन वगैरह हम नहीं करेंगे, वैसे भी वो गलत था। एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? कोई क्वेश्चन, पूरा पेपर हो गया हमारा, सिर्फ हमने कंपैरेटिव एडवांटेज का क्वेश्चन चॉइस में छोड़ा है। तो मैं रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ। जी जी बोले।